हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। तो स्वागत है आपके अपनी यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेस में। तो दोस्तों, बीपीएससी टीआरई 3 के लिए साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी के प्रश्नों का संग्रह है ये। इसको पूरा जरूर देखेंगे, तभी आपको बहुत अच्छा इंटरेस्टेड आएगा ये क्वेश्चन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, डीएनए में कौन सी शर्करा मौजूद होती है। तो ऑप्शन देखते हैं, माल्टोज, फ्रक्टोज, डीऑक्सीराइबोज, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका 3 राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑक्सी राइबोज इसका सी ऑप्शन सही होगा। तो सजीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक अम्ल मिलते हैं, जिसे जैसे डीएनए, एक होता है डीएनए और एक होता है आरएनए। तो सजीवों में दो प्रकार के मिलते हैं, डीएनए और आरएनए। सजीवों में दो प्रकार के न्यूक्लिक एसिड पाई जाती हैं। डीएनए को बोलते हैं डी ऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड और आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। तो अधिकतर जीवों में आनुवंशिक पदार्थ डीएनए होता है, जिसे डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड बोलते हैं। तो इस तरह यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा डीऑक्सीराइबोज। जो शर्करा मौजूद होती है डीएनए में, वो डीऑक्सीराइबोज मौजूद होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डीएनए में उपलब्ध कौन से यौगिक अमीनो अम्ल, यहाँ पे देखेंगे कौन से यौगिक अमीनो अम्ल बनाते हैं। तो चलिए, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा जा रहा है डीएनए में कौन से उपलब्ध होते हैं, उपलब्ध कौन से यौगिक जो अमीनो एसिड बनाते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए यह एक प्रकार का बहुत ही लंबा बहुलक होता है, और जिसमें एडिनिन, गुआनिन तथा साइटोसिन अमीनो एसिड बनाते हैं। और जो यहाँ पे टायरोसिन होता है, टायरोसिन यह स्तनियों के शरीर में निर्मित होने वाला एक अमीनो एसिड होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो राइट आंसर होगा वो तीनों सही होगा। तो इसका उपरोक्त में से एक से अधिक आंसर सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें साइटोसिन भी है, गुआनिन भी है और एडिनिन, ये तीनों मिलकर के अमीनो एसिड बनाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से एक से अधिक। तीनों यहाँ पे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता से ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बताया है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं, दो रज्जुओं की पूरकता, दो कुंडलिनी, शर्करा फास्फेट बैकबोन, चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक, पांचवा है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे, जो डीएनए की संरचना है वो दो रज्जुकों की पूरकता। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ये हो जाएगा दो रज्जुकों की पूरकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसके बारे में, जो डीएनए है, डीएनए की दो रज्जुकों से युक्त संरचना उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने के लिए और प्रेषण करने के लिए सक्षम बनाती है। तो इसकी द्विरज्जु संरचना होती है। आप सभी को पता है कि द्विरज्जु संरचना कैसी होती है। तो इस तरह से जो द्विरज्जु संरचना होती है डीएनए की, रज्जु मतलब होता है रस्सी। अगर आप हिंदी में पढ़ते होंगे, हिंदी में आपको बताए थे पर्यायवाची में, जो तत्सम तद्भव में, कि रस्सी का जो तत्सम होता है वो रज्जु होता है। तो इस प्रकार ये दो रस्सी, जैसे रस्सी के नुमा ऐसी आकृति ये बनी होती है, इसी को दो रज्जुता की पूरकता बोलते हैं। तो उसी से यहाँ पे अर्थ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, डीएनए की निम्नलिखित में से किस विशिष्टता ने उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आनुवंशिक सूचना संग्रह करने और प्रेषण करने के लिए अद्वितीय रूप से उपयुक्त बनाया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, द्विरज्जुकों की पूरकता। द्विरज्जुकों की पूरकता इसका राइट आंसर होगा। डीएनए की दो रज्जुओं के क्षार आपस में किस बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो दो रज्जुओं के जो क्षार होते हैं वो आपस में किस बंध द्वारा जुड़े होते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, नाइट्रोजन बंध, कार्बन बंध, हाइड्रोजन बंध, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े होते हैं। तो द्विकुंडली डीएनए के जो दोनों रज्जुकों के क्षार आपस में हाइड्रोजन बंध के द्वारा युग्मित होकर क्षार युग्मक बनाते हैं। एडिनिन व थायामिन, यहाँ पे देखेंगे, जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, एडिनिन और थायामिन जो विपरीत रज्जुकों में होते हैं, आपस में दो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं।
कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड कौन कौन बनाते हैं? तो एडेनिन, जिसे एडेनिन भी बोला जा सकता है, एडेनिन और थायामीन, थायामीन ये दोनों मिलकर के 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा हम इरेज कर देते हैं। 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं एडेनिन और थायामीन दोनों मिलकर के, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ पे ग्वानिन साइटोसिलीन, इसे हम इरेज कर देते हैं एक बार फिर से। और देखते हैं कौन 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो ऑप्शन में पूछा जा सकता है। तो ग्वानिन देखेंगे, ग्वानिन साइटोसिलीन, साइटोसिलीन ये दोनों मिलकर के 3 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड? 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ग्वानिन और साइटोसिलीन मिलकर बनाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। डीएनए की एक रज्जुक से डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण, जिसे कॉपिंग कहते हैं, प्रतिलिपिकरण करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ देखते हैं जीन एडिटिंग, उत्परिवर्तन, अनुलेखन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों बता दें ये सब क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी से संबंधित हैं। एनसीईआरटी से संबंधित क्या, एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन हमने उठाए हैं यहाँ पे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो यहाँ पे जो डीएनए की एक रज्जुक से आनुवंशिक सूचनाओं का आरएनए में प्रतिलिपिकरण करने की जो प्रक्रिया होती है, इसको हम लोग अनुलेखन बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन बोला जाता है। और अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकों का प्रतिलिपिकरण एक साथ नहीं होता है। तो ऐसा जान सकते हैं कि जो अनुलेखन के दौरान दोनों रज्जुकाएं जो होती हैं डीएनए की, उन लोगों का कॉपी, दोनों का कॉपी एक साथ नहीं होता है। कॉपिंग मतलब बोल सकते हैं प्रतिलिपिकरण। विकासवाद का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? अब यहाँ पे देखते हैं विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया था। तो आप सबको इसका आंसर पता होगा, तो चलिए बताइए। ग्रेगर जॉन मेंडल, चार्ल्स डार्विन, अल्फ्रेड वेगनर, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर जो होगा वो चार्ल्स डार्विन ने दिया था विकासवाद का सिद्धांत। और विकासवाद के सिद्धांत के दौरान ही इन्होंने विकास के डार्विन सिद्धांत का जो मूल तत्व है वह प्राकृतिक चुनाव है। इनका जो मूल तत्व है विकास को लेकर इन्होंने मूल तत्व दिया था, वो दिया था प्राकृतिक चुनाव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है? औद्योगिक प्रदूषण का सूचक लाइकेन, बेलाडोना, शैवाल, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी पूछता है, लेकिन उसे किस लैंग्वेज में घुमा देता है कि हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं लाइकेन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन औद्योगिक प्रदूषण का सूचक है? तो वो लाइकेन इसका सही आंसर होगा। और प्रदूषण के सूचक लाइकेन ही होते हैं, क्योंकि ये अब इसका प्रश्न उठता है कि क्यों इन्हें ही बोला जाता है, क्योंकि ये प्रदूषित स्थानों पर उगते ही नहीं है। जैसे सामान्य भाषा में हम लोग देखते हैं नमी वाले स्थानों पर, तो काई, हम गांव में हम लोग अक्सर बोलते हैं काई, जो होता काई, उसे लाइकेन की हम प्रतिरूप बोल सकते हैं, क्योंकि वह नमी वाले स्थान पर उगता है लाइकेन भी, जबकि प्रदूषित वाले स्थान पर लाइकेन नहीं उगता है। या तो जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधों पर जो नमी होती है, पेड़ पौधे पर नमी होती है वहां पे उग जाते हैं। या तो आपके घर के छत पर जो बारिश में अक्सर देखते होंगे लाल लाल टाइप का हो जाता है बारिश में छतों पर, या जहाँ भी आप नमी स्थान पाएंगे, नल के आसपास पाएंगे, कहीं भी नमी के स्थान पे वहाँ पे लाइकेन आपको मिल जाएगा। लेकिन जहाँ पे देखेंगे औद्योगिक जो फैक्ट्री होंगे उन सब के आसपास ज़्यादातर आपको लाइकेन नहीं मिलते हैं, क्योंकि वो सब प्रदूषित स्थान होते हैं। लाइकेन एक प्रकार का स्वपोषी होता है, संयुक्त एवं सहजीवी जीव होता है। इनमें कवक एवं शैवाल दोनों एक दूसरे को सहायता पहुंचाते हैं, और ये नमी वाले भूमि, पेड़ की छाल, चट्टानों आदि जगहों पर पाए जाते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों आपको समझ में आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से स्तनधारी प्राणियों के उदाहरण हैं। अब यहाँ पे स्तनधारी प्राणियों के उदाहरण देखते हैं। व्हेल मछली, समुद्री गाय, हाथी, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो 8वां प्रश्न है इसमें देखते हैं स्तनधारी प्राणियों में, तो व्हेल मछली भी स्तनधारी है,
समुद्री गाय भी स्तनधारी है और हाथी भी स्तनधारी है। तो इस प्रकार जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो कुछ स्तनधारी प्राणी पूरी तरह से जल में ही रहते हैं, जैसे व्हेल हो गया, कौन, व्हेल मछली हो गए, उसके बाद सील मछली हो गए तथा समुद्री गाय। ये सब जो मछलियां हैं ये सब स्तनधारी प्राणियों के अंतर्गत आते हैं। और मेढक यहाँ पे जो एक प्रकार का जो मेढक होता है, मेढक को उभयचर बोला जाता है। ये उभयचर होता है, क्योंकि उभयचर किसे कहते हैं, तो उभयचर जो जल में रहे और पृथ्वी पर दोनों जगह रहे उसे उभयचर बोलते हैं। तो मेढक एक जगह से इधर उधर कूदता रहता है। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था, तो विलियम हार्वे ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर होगा विलियम हार्वे। विलियम हार्वे ने रक्त परिसंचरण की खोज किया था। अब प्रश्न उठता है कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने क्या किया था, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज किया था। पेनिसिलिन की खोज इन्होंने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और डॉक्टर हरगोविंद खुराना जी, इनके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने जीन की खोज की थी, कृत्रिम जीन का, कृत्रिम जीन का खोज इन्होंने किया था डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। और इन्हें सन 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार, 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया था। इन्होंने जीन की खोज किया था जो डीएनए और आरएनए के संयोग से बनता है। और एक तरह से कहा जा सकता है कि कृत्रिम जीन का निर्माण करने का श्रेय भी इन्हीं को जाता है। बिडाल परीक्षण का संबंध किस रोग से है, तो देखेंगे यहाँ पे बिडाल परीक्षण का संबंध एड्स से, टाइफाइड से, न्यूमोनिया से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो बिडाल परीक्षण होता है यह टाइफाइड की पुष्टि करने के लिए होता है। टाइफाइड एक प्रकार का ज्वर होता है और इसकी पुष्टि के लिए बिडाल परीक्षण किया जाता है। और एड्स परीक्षण के लिए क्या किया जाता है, तो एड्स परीक्षण के लिए एलिसा टेस्ट, एलिसा टेस्ट किया जाता है एड्स परीक्षण के लिए। और एड्स परीक्षण में यह एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एलिसा टेस्ट में एंटीबॉडी, एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और यह ऐसा प्रयोगशाला में जो परीक्षण होता है इसी के द्वारा होता है। और न्यूमोनिया क्या होता है, निमोनिया, इस रोग के लिए जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमेनो और हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजी जीवाणु इसके लिए उत्तरदायी होते हैं। और इस रोग के जीवाणु जो होते हैं नाक और श्वसन के रास्ते संक्रमित करते हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे टाइफाइड फेफड़े को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, यह एक प्रकार का संक्रामक रोग भी है। तो ध्यान रखेंगे टाइफाइड संक्रामक रोग में आता है। तो यहाँ से टाइफाइड के लिए बिडाल परीक्षण, एड्स के लिए एलिसा टेस्ट, और न्यूमोनिया जो है एक संक्रामक रोग है जो नाक और श्वसन के रास्ते संक्रमित करता है, लेकिन फेफड़े को संक्रमित नहीं करता। निम्नलिखित में से कौन से मानव में होने वाले जीवाणुवीय यानी कि जीवाणु द्वारा रोग होते हैं, तो टाइफाइड, एड्स, अतिसार, पेचिस, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे जो जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग, तो इसमें टाइफाइड, टाइफाइड अभी आपने देखा कि संक्रामक रोग, संक्रामक रोग है। और उसके बाद अतिसार पेचिस, अतिसार पेचिस, ये दोनों इसमें से क्या हैं, जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। और एड्स जो है, एड्स वायरस यानी कि विषाणु द्वारा होने वाला रोग होता है। और जीवाणु के द्वारा और कौन कौन से रोग हो सकते हैं, तो टाइफाइड के अलावा न्यूमोनिया, अतिसार पेचिस, प्लेग, डिप्थीरिया, ये सब जीवाणु द्वारा होने वाले रोग हैं। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से होता है, तो प्लाज्मोडियम से कौन सा होता है, मलेरिया, कालरा, पोलियो, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा मलेरिया, मलेरिया इसका राइट आंसर हो जाएगा जो प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजुआ से होता है। मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। यहाँ से देखेंगे
मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो ध्यान देंगे, असत्य कथन पूछा गया है। मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस बीमारी में प्लाज्मोडियम जीवाणु स्पारोजाइट्स लाल रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करती है, जिससे ये लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की आवश्यकता पड़ती है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका राइट आंसर होगा, पूछा है कौन सा कथन असत्य है, तो इसमें कोई भी कथन असत्य नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। कोई भी कथन इसमें से गलत नहीं है। तो यहाँ पे देखेंगे जो मलेरिया है, मलेरिया रोग संक्रमित मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से होता है, बिल्कुल सही है। इस बीमारी में प्लाज्मोडियम जीवाणु लाल रक्त कणिकाओं पर आक्रमण करती हैं, जिससे ये लाल रक्त कणिकाएं फट जाती हैं। मलेरिया परजीवी को अपना जीवन चक्र पूरा करने के लिए मनुष्य और मच्छर दो परपोषियों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार उसमें तीनों कथन सही थे। विभिन्न परजीवियों तथा उनसे होने वाले रोगों के संबंध में कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखेंगे कौन सही सुमेलित है। कवक फंजाई, कवक फंजाई दाद रोग होने वाला है। और कृमि, कृमि से कौन रोग? हाथी पांव, फाइलेरिया। विषाणु से होने वाला रोग एड्स। और उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें पूछा जा रहा है कौन सा सही सुमेलित है। तो इसमें जो सही सुमेलित होगा, प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, इसमें तीनों सुमेलित हैं। कौन? विषाणु से होने वाला रोग HIV है, एड्स। कृमि से होने वाला रोग हाथी पांव, और कवक या फंजाई से होने वाला रोग दाद। तो इस प्रकार से इसमें जो आंसर इसका राइट होगा, उपरोक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर होगा। तीनों यहाँ पे सुमेलित हैं। एड्स के संबंध में नीचे दिए गए असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो एड्स का पूरा नाम यहाँ पे देखते हैं, एक्वायर्ड इम्यूनो एफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। इस रोग में मानव शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र इम्यूनी सिस्टम कमजोर होता है। इस रोग के लिए जिम्मेदार वायरस में RNA जीनोम को ढकने वाला आवरण होता है। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो इसका सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 कि यहाँ पे असत्य कथनों पर विचार करना है। यहाँ पे देख सकते हैं आप, असत्य कथनों पर विचार कीजिए। तो जो असत्य कथन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा। जरा आप लोग एक बार ध्यान से पढ़िए क्यों गलत है वो। कई लोग को यहाँ पे कंफ्यूजन करने वाला प्रश्न है। यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखेंगे, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है, न कि एफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। देखेंगे यहाँ पे जो एड्स होता है, इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी होता है। यहाँ पे एफिशिएंसी लिखा है, डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। बाकी सभी कथन क्या हैं? सही हैं। तो इसमें असत्य कथन ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। धूम्रपान से, और एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, जो एड्स है इसका फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। और इस बीमारी के कारण मनुष्य का प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर हो जाता है, और यह विषाणु जनित रोग है। मानव में जो HIV का फुल फॉर्म भी ध्यान देंगे, पूछा जा सकता है। तो HIV का जो फुल फॉर्म होगा वो होगा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है, जिसका हिंदी होता है प्रतिरक्षा न्यूनता विषाणु। इसके द्वारा एड्स होता है, HIV वायरस के द्वारा। धूम्रपान से शरीर के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो देखेंगे धूम्रपान से शरीर के रक्त में किसकी मात्रा बढ़ जाती है। तो ऑप्शन देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की, कार्बन मोनोऑक्साइड की, मीथेन की। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका जो सही आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। धूम्रपान करने से शरीर में रक्त में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे क्या होता है, हिमबद्ध ऑक्सीजन की जो सांद्रता होती है वो घट जाती है, और शरीर में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। जिन रोगियों की शल्य क्रिया यानी कि सर्जरी हुई होती है,
उन्हें पीड़ाहार के रूप में क्या दिया जाता है? कोकीन, कोका, मॉर्फिन, हीरोइन, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मॉर्फिन दिया जाता है, मॉर्फिन। सैकेरम बारबरी किस फसल की एक किस्म है? सैकेरम बारबरी गन्ना की किस्म है, ज्वार की, फूल गोभी की, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो सैकेरम बारबरी है यह गन्ना की एक किस्म होती है। यह मूलतः उत्तरी भारत में देखेंगे, यह मूलतः उत्तरी भारत में इसकी पैदा होती थी। उत्तरी भारत में यह ज़्यादातर पैदा होता था पहले मूल रूप से। लेकिन इसमें क्या, इसमें शर्करा की मात्रा कम थी और शर्करा की मात्रा और उत्पादन की मात्रा, दोनों की मात्रा क्या थी यहाँ पे, बहुत ही कम थी। इसलिए अब इसका उत्पादन बंद कर दिया गया है क्योंकि कम मीठा होता था और इसका उत्पादन भी कम होता था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैव प्रबलीकरण, बायोफोर्टिफिकेशन को परिभाषित करता है? पादपों को पीड़कों नासिक कीट के प्रति प्रतिरोधी बनाना, सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्य फसल वाले पादपों का प्रजनन, खाद्य फसलों का उत्परिवर्तन द्वारा उनके डीएनए अनुक्रम में बदलाव लाना, उपरोक्त में से एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा सूक्ष्म पोषक तत्वों से युक्त खाद्य फसल वाले पादपों का प्रजनन ही जैव प्रबलीकरण का परिभाषा है। नेक्स्ट देखते हैं, नीचे दिए गए युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो यहाँ पे देखते हैं कौन सही सुमेलित है। गाजर में विटामिन ए पाया जाता है, सही है। करेला विटामिन सी, पालक विटामिन बी, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखेंगे करेला में विटामिन सी सही है, लेकिन पालक में विटामिन बी नहीं। पालक में आयरन और कैल्शियम पाया जाता है, आयरन और कैल्शियम पालक में पाया जाता है। जबकि गाजर और गाजर के साथ साथ कद्दू में भी विटामिन ए पाया जाता है, कद्दू में भी विटामिन ए पाया जाता है। करेले के साथ साथ टमाटर में भी विटामिन सी पाया जाता है। किस गैस के उत्पादन के कारण आटे की जो फूली हुई उभरी शक्ल बन जाती है? तो ऑक्सीजन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण, कार्बन मोनोऑक्साइड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। जो आटे की जो भी चाहे रोटी बनाते हैं चाहे कुछ भी बनाते हैं तो उसमें जो फूलने का जो कारण होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण फूलती है रोटी। नेक्स्ट, शराब उत्पादन के लिए निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो इसमें देखते हैं अपचयन का, किण्वन का, बहुलीकरण, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा किण्वन। शराब उत्पादन के लिए किण्वन प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, अर्थात उसे सड़ा करके बनाया जाता है। बायोगैस का मुख्य घटक है, बायोगैस का कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बायोगैस का जो मुख्य घटक है वो है मीथेन। बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन होता है। अब यहाँ से रिलेटेड प्रश्न देखते हैं। जो मीथेनोबैक्टीरियम जीवाणु होता है वह किससे संबंधित है? मीथेनोबैक्टीरियम जीवाणु। तो यहाँ पे ऑप्शन देखेंगे, एंटीबायोटिक के निर्माण से, बायोगैस के उत्पादन से, कीटनाशी दवाओं के निर्माण से, उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा बायोगैस के उत्पादन से। जो मीथेनोबैक्टीरियम जीवाणु है यह बायोगैस से संबंधित होता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि जो यह जीवाणु होता है यह सामान्यतः मीथेनोबैक्टीरियम अवायवीय बोल सकते हैं, अवायवीय गाढ़े कीचड़ वाले स्थान पर पाए जाते हैं। मिथेनोबैक्टीरियम पशुओं के गोबर में भी यह जीवाणु प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, अतः इनका प्रयोग बायोगैस को पैदा करने में किया जाता है जिसे गोबर गैस कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहें, जिससे हमें यह एहसास हो कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे हैं और आपके लिए हेल्पफुल हैं, और शेयर करना ना भूलें। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग जैव वैज्ञानिक नियंत्रण तकनीकी के तहत पादप रोगों के उपचार के लिए किया जाता है? ट्राइकोडर्मा, ईस्ट, साइनोबैक्टीरिया, उपरोक्त में एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ट्राइकोडर्मा, इसका राइट आंसर होगा। ट्राइकोडर्मा एक प्रजाति का, यहाँ पे देखेंगे, ट्राइकोडर्मा जो है यह एक मुक्त जीवित कारक होता है। यह एक मुक्त जीवित, देखेंगे, मुक्त जीवित कारक होता है, सॉरी कवक, कवक होता है। यह मुक्त जीवित का कवक होता है जो मूल परिस्थिति तंत्र में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी है, और चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।